नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बजट। यूपी बजट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर जो यूपी बजट में है मुख्य रूप से आपको योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, और जो यूपी बजट में जो मेन जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल आप लोग को ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से कितनी प्राप्तियाँ होनी है। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। वो सब आप देख सकते हैं जाके, आपके पास यूपी बजट के बारे में आपके जो करंट अफेयर की बुक्स वगैरह जो आपने परचेज की होगी उसमें आपको मिल जाएगा। ये भी सब मिल जाएंगे, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, बहुत शॉर्ट कर दिया गया किया जाता है। और फिर आयोग क्या करता है, क्वेश्चन वहीं से राइज कर लेता है। तो मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें को यहाँ पर मेंशन किया। आप इसको याद करके जाएंगे तो आपको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। खासकर वो योजनाएं जहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे आवंटित किए गए हैं उसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूपी बजट। यूपी बजट 2021 में देखेंगे, ध्यान देंगे। 2021 में 22 फरवरी को ये लाया गया, 22 फरवरी। ठीक है, और ये पूरे देश भर में पेपरलेस बजट, पहला प्रदेश ऐसा होगा जिसने पेपरलेस बजट लाया है। ये तो यूपी जो हो गया, तो पेपरलेस बजट लाने वाला जो प्रदेश है वो कौन है? यूपी, मतलब पेपरलेस बजट है। ठीक है, और ध्यान देंगे जो इसका बजट है, जो पैसा है जितना आवंटित किया गया है 2021-22 के लिए, 2021-22 के जो बजट आवंटित किया गया है वो यहाँ पर ध्यान देंगे 5,50,270.778 करोड़ रुपए है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? 5,50,270 करोड़ रुपए। शॉर्ट मैथ कर लीजिए इसको, क्वेश्चन आपका आया तो आप कर लीजिए। 5,50,270 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि अब तक के यूपी बजट का सबसे बड़ा बजट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ध्यान देंगे जो वृद्धि हुई है पिछले बजट से, यानी 2020-21 का जो सत्र है, 2020-21 के सत्र में जो अब तक का जो बजट, जो पिछला बजट है रहा है 2020-21 का, उससे 7.2% अधिक है। और यहाँ देखेंगे इसको प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको प्रस्तुत किया है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको दिया है, इसको प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 2020-21 के बजट से 7.2% इसको प्रस्तुत किया। इस 7.2% रहा है। ठीक है, अधिक रहा है, वृद्धि जो इतनी रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, इस बजट का केंद्र बिंदु जो रहा है वो ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास, हमेशा अब जो समय चल रहा है, सरकारें जो है बात करती हैं इस बात के लिए कि अब हमें समग्र और समावेशी विकास करना है। मतलब कि संपूर्ण, किसी एक सेक्टर को नहीं बूम करना है, एक सेक्टर का विकास नहीं करना है, सिर्फ एक सेक्टर का विकास कर रहे हैं। कि चलिए जैसे स्वास्थ्य की हम लोग बात करें, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण, और भोजन की हम लोग बात कर लें, भोजन और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सिर्फ उन्हीं दोनों के विकास की हम बात करें, क्योंकि वो मूलभूत, क्योंकि जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य और भोजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो बाकी आगे की चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अब हम काफ़ी हद तक इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास जो है भोजन भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, लेकिन अभी भी उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन होल सोल देखा जाए तो एक पड़ाव को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो समग्र और समावेशी विकास की बात ये होती है कि अब हम सिर्फ स्वास्थ्य और भोजन पे ही नहीं फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे शिक्षा पर भी, अब हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, हम फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी पर भी, हम फोकस करेंगे अपने ऊर्जा संसाधनों के ऊपर भी, हम फोकस करेंगे अपनी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके ऊपर भी, तो हम पर्यावरण पे भी फोकस करना है, तो हम खेल में भी फोकस करना है। तो हम, इसका मतलब कि हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ दो बिंदु या दो सेक्टरों के विकास की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तीनों सेक्टरों की। प्राथमिक क्षेत्र की भी बात करेंगे, द्वितीय क्षेत्र की भी बात करेंगे, तृतीय क्षेत्र की भी बात करेंगे। मतलब तीनों क्षेत्रों के विकास जब बात करेंगे तो उसे बोला जाएगा समग्र विकास। ठीक है, और समावेशी विकास ऐसा करना है कि उस विकास के दौड़ में हम ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत कई नुकसान कर बैठे हैं। जैसे कि पर्यावरण को भी बचाना है, तो पर्यावरण के लिए भी सरकारें सोचती है कि हाँ हमको इतना वनीकरण करना, तो उसके लिए एक अलग से पैसा आवंटित करती हैं सरकारें अपने बजट के अंदर कि वनीकरण हमको करना है।
मतलब वनों की संख्या बढ़ानी, जंगलों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी है, तो उसके लिए सरकारें अलग से पैसा आवंटित करती हैं। पहले ये मूल चीज़ों में शामिल नहीं हुआ करता था। तो समग्र का मतलब और समावेशी का मतलब यही होता है। उसके द्वारा मतलब ध्यान देंगे, प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों, अब देखिए विभिन्न वर्गों की बात जब करें तो विभिन्न वर्गों में क्या है, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी अमीरों चाहे गरीबों, मध्यम वर्गीय, सभी के लिए हम क्या करेंगे, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, मतलब कि उनको खुद स्वावलंबन बनाएंगे, फिर उनका सशक्तिकरण करेंगे। तो अब कहानी आप समझ गए, चीज़ें जो कह रहे हैं वो समझ गए, लेकिन हमको समझना क्या है, ये स्वावलंबन से सशक्तिकरण की बात कह रहा है। तो ये याद रखिए, स्वावलंबन से सशक्तिकरण दिमाग के अंदर रख लीजिए। अगर क्वेश्चन आया तो स्वावलंबन से सशक्तिकरण जहाँ दिखेगा आपको ऑप्शन, वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो पूरा बजट है उसका जो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया, क्योंकि पूंजीगत व्यय भी है, राजस्व व्यय है। तो देखेंगे पूंजीगत और राजस्व व्यय जब हम करेंगे तो जो रिटर्न हमको पैसा मिलेगा वो हमें कम मिलता है हमेशा। ठीक है, जो पैसा हम दोबारा जो हमें विभिन्न चीज़ों से, जीएसटी वगैरह से, विभिन्न करों से, निगम कर से, अन्य चीज़ों से जो हम प्राप्त करते हैं, हम लोग जो सरकारें प्राप्त करती हैं, तो वो हमेशा कम होता है जितना वो व्यय करती है। तो उस हिसाब से जो अनुमानित जो राजकोषीय घाटा जो निकलेगा वो 4.17% निकलेगा। ध्यान रखेंगे 4.17% राजकोषीय घाटा है, याद कर लीजिए इसको। तो देखिए आंकड़े यहाँ पर दो आपके सामने मैंने बताया, एक 7.2, एक 4.17। जो 7.2 है ये पिछले बजट से वृद्धि इस बजट में, मतलब कि ये जो 5,50,270 करोड़ रुपए हैं वो अधिक है पिछले से, कितना, 7.2%। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु क्या है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा इस बात की चर्चा चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत में तो यूपी भी है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर यूपी के 4 स्तंभ। अब क्वेश्चन पूछा गया कितने स्तंभों की चर्चा की गई है बजट के अंदर यूपी के, तो 4 स्तंभों की चर्चा की गई है। पहला अवस्थापना विकास। ठीक है, दूसरा है जन स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करनी है, फिर सांस्कृतिक विकास की बात करनी है। देखिए 4 स्तंभ की बात की, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर लिखिए इसको 4, और मानव समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, लिखने में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको सुधार लेंगे आप लोग, विकास। तो मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात कही जा रही है, और उसके बाद कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास करना, मतलब कृषि क्षेत्र में भी या कृषि से जुड़े हुए विभिन्न जो कार्य किए जाते हैं उसका भी विकास करना है। मतलब हमको अवस्थापना विकास करना है, स्वास्थ्य से भी ध्यान देना है, मानव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करना है, मानव संपदा का, उसके बाद कृषि और एवं संबंध क्रियाकलापों का भी विकास करना। तो 4 स्तंभों की बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाती है। यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो याद रख लीजिए कहाँ की जा रही है, लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ याद कर लीजिए, कहाँ की जा रही है, लखनऊ में। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि याद रखेंगे, इसमें कितना पैसा आवंटित किया गया है, 27,123 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जानिए आप लोग को 6,000 रुपये सरकारें किसानों को देती हैं एक साल में, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके, तो 2 तिहाई 6, 4-4 महीने पे देंगी। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग छठा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो कि 2000, यह भी योजना लाई गई है 2021-22 के लिए, और इसमें पैसा आवंटित किया गया है 100 करोड़ रुपए। याद रखिएगा कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। देखिए आयोग जो है
इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना पैसा आवंटित किया गया है किस योजना पर। तो 100 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना कल्याण योजना पर 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, याद रखिएगा 600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है ये भी ध्यान रखिए, सोलर पंपों की स्थापना करनी, वो भी कितनी, 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा क्वेश्चन सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो की गई थी 2019 में की गई थी, जिसमें 200 इस बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। फिर देखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अभी क्वेश्चन इस तरह से मैंने पैसा नहीं लिख रखा है, यहाँ तो क्वेश्चन पैसा नहीं आ सकता है। यहाँ देखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के विवाह योजना कहाँ की, किस प्रदेश की, तो यूपी का। यूपी की बात करेंगे तो यूपी की होगा, लेकिन आपको तो याद रखना है ना, क्योंकि इसमें कहीं यूपी का जिक्र तो नहीं है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी की है। बाकी में भी नहीं है, लेकिन इसी आपको योजना दिमाग के अंदर जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर जो योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं को अगर आपने पर रीड किया तो आपको कम से कम इतना तो याद हो ही जाएगा कि कौन सी योजना किस प्रदेश की है। अगर यूपी की याद है तो बाकी और योजना यूपी की तो नहीं होंगी, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। पुष्टाहार योजना, पुष्टाहार कार्यक्रम जो चलाया गया है उसके अंदर 4,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि भी और भी चीज़ें आगे इंपॉर्टेंट हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो मैं करोड़ बता रहा हूँ कितना पैसा आवंटित, ये बहुत बोरिंग है। बोरिंग तो है, बेशक ये बोरिंग है, क्योंकि हम आंकड़े हैं इसमें और आंकड़े जल्दी याद नहीं होते, ये मैं भी जानता हूँ आप भी, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने मेंशन यहाँ पर किया। बहुत सी ऐसी योजना है जिसमें हर कहीं ना कहीं पैसे आवंटित किए गए, लेकिन हमने यहाँ इंपॉर्टेंट योजनाओं का ही जिक्र किया है। तो 4,094 करोड़ रुपए पुष्टाहार कार्यक्रम में आवंटित किए गए। फिर देखेंगे राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान में 415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन, महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत कितने पैसा आवंटित किया गया है, तो 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर देखें निराश्रित महिला पेंशन योजना। अब इसमें देखिए, इसमें 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जो पेंशन दिया, महिला को पेंशन जो दिया जाएगा वो 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। फिर देखें महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना 32 करोड़ रुपये, ठीक है। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, अब देखिए यहाँ पर नया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, वो है मेरठ में। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से। यूपी स्पेशल जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ के लिए भी और बजट के लिए तो है ही, ठीक है। फिर देखेंगे मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो है, दुर्घटना बीमा 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें किए जा रहे हैं 12 करोड़ रुपए इसमें दुर्घटना बीमा योजना में। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी 2 जगहों पे, कहाँ पर, अमेठी में और बलरामपुर में। आज तक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर, अमेठी और बलरामपुर में। फिर देखेंगे नेक्स्ट 2 एम्स की स्थापना की जा रही है, वो गोरखपुर और रायबरेली में, याद कर लीजिए, गोरखपुर और रायबरेली में। फिर देखिए 21वां, देश की आबादी का छठा हिस्सा यूपी में निवास करता है। देश की आबादी का छठा हिस्सा यूपी में निवास करता है, ये ऐसे आप जान लीजिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की स्थिति कैसी है, 2 नंबर पे है। किस नंबर पे है, 2 नंबर, याद रख लीजिए 2 नंबर। यूज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में यूपी की स्थिति कितने, 2 नंबर पे है। फिर देखिए निर्माणाधीन एक्सप्रेस की हम लोग बात करते हैं। निर्माणाधीन एक्सप्रेस में बजट आप देखेंगे तो एक्सप्रेस वे में देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे की बात कही गई है जब बजट आप देखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे ये निर्माणाधीन है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर, लेकिन जो गंगा एक्सप्रेस वे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, नहीं शुरू हुआ है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा देखेंगे तो भूमि अधिग्रहण में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है सरकार को, उसके लिए ज़्यादा आवंटित करना पड़ता है भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा। फिर देखेंगे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है,
4 से 7 हो गई है। याद रखिएगा, ऑपरेशनल क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 4 से 7 हो गई। राज्य के 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर, 4 हो गए हैं। लखनऊ अभी हाल ही में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, एयरपोर्ट घोषित किया गया। फिर स्मार्ट सिटी जो 10 शहर चुने गए हैं यूपी के, उसमें कौन कौन से हैं? कानपुर है, ध्यान दें, कानपुर से लखनऊ, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। ये सब क्या है? ये सब 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल किए गए हैं। फिर राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में चयनित नगर निगम कौन कौन से हैं? तो देखेंगे, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, शाहजहांपुर। इसमें से देखेंगे तो आपको कोई लग रहा है कि कॉमन है आपके स्मार्ट सिटी में और इसमें? तो देखिए कोई कॉमन हमको मिलता है, तो देखेंगे वाराणसी जो है आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है। बाकी और कोई जिला कॉमन आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से और कोई जिला कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर देखें, वेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? वेस्ट इनलैंड स्टेट का, तो वो है यूपी को ही दिया गया, क्योंकि यूपी बजट की बात कर रहे हैं तो याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बनाया गया है? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है यमुना एक्सप्रेस वे पर, याद रखिएगा। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? बुंदेलखंड पर, बुंदेलखंड में। यूपी जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। जनजातीय संग्रहालय में सोनभद्र में सोच लीजिएगा, कोई सोचेंगे सोनभद्र में जो जनजातियाँ रहती होंगी तो आंसर कर देंगे, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? शाहजहांपुर में। अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की शुरुआत की गई है, अब यहाँ पर ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की बात कर रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा है कहाँ के लिए? नेपाल के लिए। किन किन जगहों से? दिल्ली से, अयोध्या से और लखनऊ से शुरू की जा रही है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली से, अयोध्या से और लखनऊ से, 3 जगहों से अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की शुरुआत की गई है। फिर देखें कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में कितना पैसा आवंटित किया गया है? 100 करोड़ रुपए। अब सक्षम सुपोषण महिलाओं बच्चों के लिए योजना है, उनकी कुपोषण दूर करने के लिए उनके लिए 100 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस लिए है? याद रखें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा, याद रखें, निःशुल्क कोचिंग है ये, निःशुल्क कोचिंग, ध्यान देंगे, निःशुल्क कोचिंग। यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग की बात की जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग अभ्युदय योजना के अंदर। दूसरी बात ये, इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट का आवंटन भी किया जाएगा। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री, यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलाई गई यूपी में, उसके लिए कितना पैसा आवंटित किया गया? 142 करोड़ का, ठीक है। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो 5,548 करोड़ रुपया, 5,548 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। फिर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2 योजनाएं हैं यहाँ पर। उसमें यूपी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10,029 करोड़ 10,029 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो देखेंगे कि शहर में ज़्यादा आपका मतलब कि ज़्यादा खर्चे आते हैं, उस हिसाब से 10,029 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है शहर वाले में, और ग्रामीण वाले में 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
स्मार्ट सिटी जो कार्यक्रम है उसमें 10 शहरों को चुना गया। आप मैंने भी बताया ऊपर 10 शहर याद करके जाइए, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसमें कितना पैसा आवंटित किया गया इनके विकास के लिए, 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फिर देखिए मुख्यमंत्री समग्र संप्रदाय योजना विकास योजना में कितने पैसा आवंटित किए गए, 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। और बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों, तो यूपी में। तो बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना कहाँ शुरू की गई, यूपी में। ये योजना इसलिए बताई जा रही है यहाँ पर क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिक्र किया गया कि यूपी का ही हो सकता है ये, इसीलिए इस योजना को अगर आप इतनी देखेंगे मैक्सिमम सभी योजनाओं में कहीं ऐसा नहीं जिक्र मिल रहा है कि यूपी की योजना है। इससे तो एक चीज़ ये हो जाएगा आपको, जब इतनी योजना आप पढ़ लेंगे तो आप कम से कम योजना अगर आ गया और पूछ रहे हैं कि योजना किस स्टेट की है तो एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हैं कि ये योजना यूपी की है, या एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट यहाँ पर कर ही सकते हैं कि यूपी की योजना है वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोई और स्टेट की नहीं हो सकती है, और बाकी जो और स्टेट के जो पढ़ेंगे तो उससे तो आपका तो इससे चीज़ें आपके लिए आसान ही होगी, ठीक है। तो बजट में एटलीस्ट इतना तो पढ़ें ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आरओ एआरओ हो में, दोनों में जो भी आप दे रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट का दे रहे हो चाहे आप यहाँ पर मुख्य रूप से यूपी पीसीएस जो सचिवालय का आप आरओ देने जा रहे हैं वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपी का सेक्टर तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ एआरओ के पेपर में यूपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि आपका यहाँ का बजट से क्वेश्चन आ सकता है, यूपी का जो करंट अफेयर है वो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और यूपी स्पेशल जो आप लोग पढ़ते हैं स्टैटिक जीएस जो उससे रिलेटेड पढ़ते हैं वो आ सकता है क्वेश्चन वहाँ से। तो काफ़ी चीज़ें हैं, कम से कम 14-15 क्वेश्चन आते हैं मिला जुला के, ठीक है ना। 20-22 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर करंट अफेयर को भी जोड़ लिया जाए तो 20 क्वेश्चन तो आपको मिल रहे थे। इतना वेटेज आपको मिल रहा है और एक जगह पे एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, एक ही जगह फोकस होकर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको मिल रहा है, तो कम से कम उतना तो अच्छे से तैयार कर ही सकते हैं कि 20-22 क्वेश्चन वहाँ पर आप सही कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।